नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। मेरे किताब के बारे में जिनको जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी मिल सकती है। आज मैं शरद पवार के नए इंटरव्यू के बारे में और एक पहलू मेरे सामने आया है, वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आपको मालूम होगा कि तीसरे चरण का जो वोटिंग हुआ वो महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में लोकसभा का 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें 5 चरणों में मतदान या वोटिंग होने वाला है। उसमें से 3 चरणों का वोटिंग पूरा हो चुका है और तीसरे चरण में शरद पवार का गढ़ माना जाने वाला बारामती का जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ का वोटिंग हो चुका है। और वो वोटिंग पूरा होने के आसपास शरद पवार का एक इंटरव्यू अंग्रेजी अखबार में आ गया। नीरजा चौधरी नाम की वरिष्ठ पत्रकार है अंग्रेजी की, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। 3 दिन पहले ये इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसका प्रकाशन पब्लिशिंग 3 दिन बाद किया गया। बारामती का वोटिंग खत्म होने के बाद किया गया। कारण तो साफ है, मैंने इसके पहले ही बता दिया है। कारण साफ है कि बारामती में वोटिंग होने से पहले शरद पवार को अपनी हार कबूल नहीं करनी थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये इंटरव्यू शरद पवार मन से और दिल से चुनाव हार चुके हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है। सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने जोर शोर से बताने की कोशिश की कि हवा बदल रही है, पूरे देश में परिवर्तन की लाट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट रही है, वोटिंग घटने के कारण मोदी और शाह डरे हुए वगैरह वगैरह बातें ये हमेशा की होती है, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच मोदी की पॉपुलैरिटी घटी होती और शाह डरे हुए होते तो शरद पवार ऐसा इंटरव्यू देते ही नहीं। अगर इंडिया अलायंस, कांग्रेस या शरद पवार की पार्टी जीतने की थोड़ी भी संभावना होती तो शरद पवार जोर शोर से चैलेंज, चुनौती देने की भाषा बोलते। लेकिन ये पूरा इंटरव्यू जो शायद इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है उसके बारे में महाराष्ट्र और देश भर में बड़ी चर्चा हुई है। वो पूरा इंटरव्यू हम बारीकी से पढ़े तो लगता है चुनाव के नतीजे आने से पहले ही शरद पवार ने हार मान चुकी है। और वो अपने लिए ही हार नहीं मान रहे, सिर्फ शरद पवार क्या या कांग्रेस की हार हुई है ऐसा शरद पवार ना मान रहे ना बोल रहे। शरद पवार एक बोल रहे कि 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद सारी की सारी देश भर की छोटी मोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय नेता है या पारिवारिक पार्टी अपने अगले पीढ़ी को पार्टी सौंप रही है, ये सब धोखे में है। इनके एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। अगर इनको अगले 10-15 साल, 5 साल राजनीति में रहना है तो आसान नहीं होगा। बीजेपी और मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी, इनके सामने कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए बचना है तो कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, कांग्रेस में विलीन होकर जाना पड़ेगा। ये सब बातें जब शरद पवार बोल रहे हैं तो उस इंटरव्यू का मतलब पूरे देश के क्षेत्रीय पार्टियों ने समझना जरूरी है, क्योंकि ये शरद पवार के लिए दूसरा प्रयोग है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इसके पहले का एक्सपेरिमेंट
शरद पवार ने 30-35 साल पहले किया हुआ है, जिसको महाराष्ट्र में पुलोद बोला जाता है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक फ्रंट, मराठी में उसको पुरोगामी लोकशाही दल यानी पुलोद इस शॉर्ट फॉर्म से हमेशा रेफर किया जाता है। 1978 में शरद पवार कांग्रेस पार्टी में थे, ना कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी में थी। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसको कांग्रेस आई बोला जाता था। कांग्रेस आई मतलब इंदिरा कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस बोला जाता था। और वो इंदिरा कांग्रेस ये नाम यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर ब्रैकेट में आई लिखा जाता था। आई का मतलब इंदिरा। ये लगातार चलता रहा। 78 से लेकर 91 तक नरसिंहराव प्रधानमंत्री बने, तब तक कांग्रेस को कांग्रेस आई बोला जाता था। और कांग्रेस आई नाम हटाकर हमें ही कांग्रेस पार्टी बनके मान्यता मिले, ऐसी कोशिश नरसिंहराव ने की। इसलिए आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कुछ है वो अपने को कांग्रेस मानते हैं। इसका कारण नरसिंहराव ने ये बदलाव लाया, चुनाव आयोग से बात की और कांग्रेस आई को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित करने को कहा था और वो मान लिया गया। कहने का मतलब है, कारण ये है कि 1978 में जो कांग्रेस अर्स थी, कांग्रेस यू, देवराज अरस जिसके अध्यक्ष थे यशवंतराव चव्हाण और ब्रह्मानंद रेड्डी उसके हाईकमांड थे, उनसे हटकर इंदिरा जी ने कांग्रेस आई बनाई थी। और शरद पवार इंदिरा कांग्रेस में नहीं थे, शरद पवार अर्स कांग्रेस में थे, ब्रह्मानंद रेड्डी और चव्हाण की कांग्रेस में थे, जिसको उस वक्त पत्रकार चड्डी कांग्रेस बोलते थे। चड्डी का मतलब चव्हाण और रेड्डी मिलकर जो कांग्रेस है उसको चड्डी कांग्रेस बोला जाता था। महाराष्ट्र में तो ये चड्डी कांग्रेस ही मानी जाती थी। उसमें शरद पवार एक मंत्री थे, मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल थे। शरद पवार ने उस समय में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी जो थी जनता पार्टी, उसके 99 विधायक थे, उनसे सौदेबाजी की और जनता पार्टी के सपोर्ट से शरद पवार मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने अपने पिता जैसे वसंतदादा पाटिल के पीठ में खंजीर भोंपा था। ये हिस्ट्री है महाराष्ट्र की। और खंजीर भोंपकर इन्होंने जो सत्ता बनाई, सरकार बनाई, फ्रंट बनाई, उसका नाम पुरोगामी लोकशाही दल था, पुलोद, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये पुलोद बनने के बाद शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के विरोधी सबसे बड़े नेता बन गए। आगे चलकर यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी भी कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस आई में चले गए। लेकिन शरद पवार कांग्रेस अर्स बनकर टिके रहे और उन्होंने पीडब्ल्यूडी वगैरह छोटी मोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जनता दल, उनको साथ मिलाकर पुलोद जारी रखा था। पुलोद का मतलब एक फ्रंट थी जिसमें शरद पवार की पार्टी सबसे बड़ी थी और बाकी जनता दल, जनता पार्टी, पीडब्ल्यूपी, आरपीआई, सीपीआई, सीपीएम वगैरह पार्टियां थी। फिर एक दिन ऐसा आ गया, शरद पवार 8 साल अपोजिशन की राजनीति करने के बाद थक गए। सत्ता के बाहर बैठना उनको मंजूर नहीं था और अपने बलबूते पर सत्ता लाना इम्पॉसिबल था। इसलिए एक दिन 1986 में शरद पवार पुलोद को अकेला छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए और पुलोद 1.0 का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया।
शरद पवार की पुलोद 1.0 जो थी, पहला प्रयोग था, वो 86 के अक्टूबर में खत्म हो गया। लेकिन उसके साथ ही शरद पवार के साथ जुड़ी हुई सब की सब पार्टियां खत्म हो गई। ना जनता पार्टी बची, ना शेका पार्टी बची, ना रिपब्लिकन पार्टी बची। मैं उसको प्रयोग इसलिए मानता हूं कि जिन पार्टियों के साथ शरद पवार जुड़ जाते हैं, वहां के नेता बनते हैं, और एक दिन उन सब पार्टियों को, उनके नेताओं को मेले में अकेला छोड़कर गुमशुदा करके वापस कांग्रेस में चले जाते हैं। इसको पुलोद का प्रयोग मानता हूं मैं। तो जो इंटरव्यू नीरजा चौधरी को शरद पवार ने दिया है, तो उन्होंने एक घोषणा महाविकास आघाड़ी के लिए की है। उन्होंने उस इंटरव्यू से एक घोषणा पूरी इंडी अलायंस के लिए की है कि बहुत जल्दी मैं वापस कांग्रेस में जाने वाला हूं, और उसके बाद आपको जो जो कुछ करना है करो, जो जो कुछ करना है करो, या तो इंडिया अलायंस में और कांग्रेस में आ जाओ, या मरो, खत्म हो जाओ। एक बात समझो, एक बात समझो, जब 78 में पुलोद बनी और 86 तक चली, इन 8 सालों में शरद पवार उसके सुप्रीम नेता बन गए थे। और उनके साथ जो PWP, जिसको हम महाराष्ट्र में शेतकरी कामगार पक्ष बोलते हैं, जिसको जनता पार्टी बोला जाता था, जिसको मार्क्सवादी पार्टी CPM बोला जाता था, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI बोला जाता था, जिसको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI बोला जाता था, ऐसी जो पार्टियां शरद पवार के साथ 8 साल मिली जुली रही, आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टियां भूल गई कि ये अलग अलग छोटी पार्टियां हैं, उनका अलग अस्तित्व है। ये शरद पवार के बहकावे में इतनी आ गई कि हम नेता है, हमारी अलग पार्टियां है, हमारा अलग अस्तित्व है, ये इतना भूल गए थे कि मानो बाप के माँ के पीछे बच्चे दौड़ते हैं। इसी तरीके से ये शरद पवार के पीछे पीछे दौड़ते थे। और 86 में जब शरद पवार चले गए कांग्रेस में, तो गुमशुदा बच्चों की तरह ये पार्टियां भूल गई, अपनी खुद की पहचान भूल गई, और जो हालत उनकी हो गई वो हम देख रहे। उसके बाद शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टियां बन गई, और पुलोद बनने से पहले महाराष्ट्र में जो बड़ी पार्टियां हुआ करती थी वो गायब ही हो गई। इसको पुलोद 1.0 एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मैं इसको पुलोद 1.0 एक्सपेरिमेंट बोलता हूं। 2019 के चुनाव के बाद शरद पवार ने अपना दूसरा पुलोद 2.0 एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में बची कुची जो एक और बिगर कांग्रेस, बिगर बीजेपी पार्टी थी, उसको अपने साथ ले लिया, क्योंकि पवार की भी पार्टी बिगर कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। इनके साथ कांग्रेस को मिलाकर शरद पवार ने पुलोद 2.0 एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब ये इंटरव्यू देते हुए शरद पवार बोल रहे हैं कि मैं वापस कांग्रेस में चला जाऊंगा। मतलब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो बचे नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी एक और बात है कि जो ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस बनी है, उसके साथ जो जो पार्टियां आई है, उनकी हालत बुरी होने वाली है। क्योंकि हम तो कांग्रेस में मेन पार्टी में चले जाएंगे, तो बाद में आरजेडी क्या करेगी, बाद में अखिलेश क्या करेगा, बाद में और जो कोई पार्टी होगी डीएमके वगैरह क्या करेगी,
ये सवाल शरद पवार ने खड़ा किया है। इंडिया अलायंस का मतलब क्षेत्रीय पार्टियों का अस्त, यही शरद पवार ने बता दिया है। इंडिया अलायंस ये ऑल इंडिया लेवल की पुलो 2.0 है। हम भाजपा को नहीं रोक सकते, हम भाजपा के साथ लड़ नहीं सकते, और इसलिए एक एक करके कांग्रेस के साथ आपको मर्ज होना पड़ेगा, यानी अपना अस्तित्व, क्षेत्रीय अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में ना जनता पार्टी बची, ना पीडब्ल्यूपी बची, ना आरपीआई बची, ना सीपीआई बची। आज विधानसभा में महाराष्ट्र के ना सीपीएम का एक कैंडिडेट एमएलए है, ना सीपीआई का है। एक ज़माना था महाराष्ट्र की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टियां पीडब्ल्यूपी, सीपीआई, सीपीएम, आरपीआई हुआ करती थी। आज इनका नामो निशान ना महाराष्ट्र की राजनीति में बचा है, ना विधानसभा में बचा है। शरद पवार ने जो एक्सपेरिमेंट किया है और जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने अपने नीरजा चौधरी के इंटरव्यू में बताया, वो पुलो 2.0 है। मतलब अब आपका अलग अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, और इसीलिए तो यह सब एक्सपेरिमेंट किया था। इंडिया अलायंस का एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि जो बचा कुचा अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी मतदाताओं में है वो खत्म करना, यही पटना से शुरू हुआ पुलो 2.0 एक्सपेरिमेंट था। पटना की बैठक से लेकर 11 महीने में, 10 महीने में हुआ क्या? जो बचे कुचे क्षेत्रीय दलों की क्रेडिबिलिटी है, विश्वासार्हता है, उसको खत्म किया गया। और इस चुनाव के बाद फिर से बीजेपी चुनकर आएगी, यही तो शरद पवार अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं। अगर बीजेपी हारती होती तो ये फ्रस्ट्रेटेड इंटरव्यू क्यों देते? हम सरकार बनाने वाले हैं, ऐसी बात शरद पवार करते। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को अपना अस्तित्व रखने के लिए झगड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी बात तो शरद पवार बोलते। लेकिन पूरे इंटरव्यू में बीजेपी हार रही है, बुरी तरह से हार रही है, और चुनाव के बाद बीजेपी को अपना अस्तित्व रखने के लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, ऐसी कोई भी बात शरद पवार ने पूरे इंटरव्यू में नहीं बताई है। मतलब साफ है, शरद पवार इस इंटरव्यू के जरिए गारंटी दे रहे हैं कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, बीजेपी अपना बहुमत लेके आ रही है, एनडीए बड़ी भारी संख्या में जीत रही है, और इसी के परिणामवश सारी की सारी अपोजिशन पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, छोटे छोटे दल, इनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगने वाला है। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमको एक फ्रंट करके, एक अलायंस करके, एक गठबंधन करके इकट्ठा आने से काम नहीं चलने वाला। हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी। इन्होंने और एक रेफरेंस दिया है कि जनता पार्टी बनी 77 में, 4 पार्टियां इकट्ठा हुई। उस वक्त भी लीडर नाम का कोई चेहरा नहीं था। मोरारजी देसाई पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। मोरारजी देसाई जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तब जनता पार्टी के नेता नहीं थे। चुनाव के नतीजे आने के बाद मोरारजी के नाम पर एक मत सहमति हो गई। तो इसलिए आप आज राहुल गांधी की तरफ मत देखो। जब आप सब पार्टियां कांग्रेस में मर्ज हो जाओगे, उसके बाद कांग्रेस का नया नेता चुना जा सकता है। शरद पवार क्या बता रहे इंटरव्यू में
इसका ये सबसे बड़ा पहलू है। बीजेपी के साथ लड़ना है तो छोटी छोटी पार्टियां बनाकर, छोटी छोटी पार्टियों का बड़ा गठबंधन बनाकर, पूरे देश भर फैला हुआ गठबंधन बनाकर हम लड़ नहीं सकते। हमको किसी एक नेता के नेतृत्व में, किसी एक नेता को हाई कमांड मानकर एक पार्टी बनकर साथ आना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, मर्ज होना पड़ेगा, एक पार्टी बनानी पड़ेगी। और आज अगर अपोजिशन में कांग्रेस सबसे बड़ी तगड़ी पार्टी है तो हमको सब छोटी मोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज होना पड़ेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, अगले 2 साल में, यानी 2029 का 5 साल बाद जो चुनाव आने वाला है, इस अगले 5 सालों में हमें बीजेपी के खिलाफ एक तगड़ी पार्टी बनानी पड़ेगी और वो पार्टी कांग्रेस रहेगी। तो अगले 5 साल पार्टी बनाने का काम हमें करना है, ना कि बीजेपी के साथ बीजेपी को हराने के सपने देखकर छोटे मोटे चुनाव लड़ने हैं। शरद पवार इस इंटरव्यू से साफ साफ बता रहे कि 2024 का चुनाव और 4 चरणों का मतदान होने से पहले अपोजिशन हार चुकी है। 2024 की सोचो ही नहीं, 2029 की तैयारी में लग जाओ। यही पुलो 2.0 का इशारा है शरद पवार दे रहे। जिनको समझना है समझो, नहीं तो लगे रहो। दोस्तों यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।